नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपका पुनः स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हमने सल्तनत काल को प्रारंभ किया था और सल्तनत काल के अंतर्गत आज हम तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे। तुगलक डायनेस्टी का ये पहला वीडियो है जिसमें हम आज गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह को किस तरह से गाजी मलिक तुगलक ने तिरहुत या तिलपत नामक स्थान पर मार दिया था और खिलजी डायनेस्टी का अंत कर दिया था। इसके बाद अब एक नई डायनेस्टी को स्टार्ट किया जा रहा है, तुगलक वंश। तुगलक वंश के अंतर्गत आज हम गियासुद्दीन तुगलक को पढ़ेंगे। 1320 से लेकर के 25 तक ये शासन करता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है, तुगलक वंश सल्तनत काल का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश होता है और ये लगभग 94 वर्षों तक शासन करता है। 1320 में ये वंश स्टार्ट होगा और 1414 तक शासन करता रहेगा। इस वीडियो के बाद हम मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज गियासुद्दीन तुगलक के बारे में प्रारंभ करते हैं। 1320 से 25 तक ये रूल करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई उपाधियाँ, स्थापत्य, प्रशासनिक सुधार, लगान व्यवस्था और हिंदुओं के प्रति नीति के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले इसकी उपाधियों की बात कर लेते हैं। इसका प्रारंभिक जो नाम था गाजी मलिक था। बाद में ये गियासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से शासक बन जाता है और सल्तनत काल का यह प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि को धारण किया था। गाजी ऐसा व्यक्ति होता है जो काफिरों का वध करता है। काफिर कौन से लोग होते हैं? जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं उनको काफिर कहा जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो गैर मुसलमानों यानी मुसलमानों को छोड़ करके हिंदुओं, सिख, जैन आदि को मारता है, ऐसे व्यक्ति को गाजी की उपाधि धारण कराई जाती है। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था। इसने अपने बेटे जूना खां को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। उलूग खां का मतलब होता है महान। आगे चल करके लेकिन यही जूना खां अपने पिता को मार देता है और मार करके षड्यंत्र के तहत एक नया शासक बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं सुल्तान की। आगे चलते हैं, इसके स्थापत्य की बात करते हैं। इसने दिल्ली में ही एक नया नगर बसाया जिसको तुगलकाबाद के नाम से जाना जाता है और इसी के अंतर्गत इसने एक किला बनवाया। किले को 56 कोट के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण यूनानी शैली के अंतर्गत किया जाता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किले की हैं। 56 कोट का किला का निर्माण करवाया था इसने। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान था। याद रखेंगे, इसके आगे भी फिरोज शाह तुगलक भी आएगा, वो भी नहरों का निर्माण करवाएगा, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में नहरों का निर्माण करवाएगा। इसने डाक व्यवस्था सुधरवाई और सड़कों तथा पुलों का भी निर्माण करवाया था। प्रशासनिक सुधार की बात करेंगे। राज्य की आंतरिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने अनेक सुधार किए थे। अमीर खुसरो ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है, वह 100 पंडितों का सिरोवस्त्र अपने राज मुकुट के नीचे धारण किए थे। इसका मतलब ये है कि उनके मुकुट के नीचे तमाम सारे पंडितों का सिरोवस्त्र था। इस शब्द का तात्पर्य यह है कि वो काफ़ी ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे। जब विद्वान थे तो इन्होंने एक नई नीति यहाँ पर अपनाई थी। अलाउद्दीन की कठोर नीति के बजाय, अलाउद्दीन इससे पहले जो शासक था उसने कठोर नीति अपनाई थी लोगों के प्रति, उसके अपोजिट इसने एक नई नीति अपनाई, उदारता की नीति। और इस उदारता की नीति को बर्नी ने रस्मोनियम की नीति कहा है या इसको मध्यपंथी नीति के नाम से पुकारा है। इसने सभी विशेषाधिकारों व जागीरों की गोपनीय जांच कराकर सभी अवैध अनुदानों जागीरों को जब्त कर लिया। आपको पिछले वीडियोस में बताया गया है किस तरह से खुसरो खां शासक था, उसने औलिया जैसे लोगों को, तमाम सारे लोगों को ढेर सारा पैसा बांटा था। क्यों बांटा था? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि खुसरो जो था वो शियाओं का समर्थन करता था, शियाओं के पक्ष में रहता था। इस वजह से सुन्नी लोग उससे नाराज़ हो गए थे। बाद में सुन्नियों को मनाने के लिए उसने अपनी जागीरें खूब सारी बांटी थी। इसी जागीर जो इसने बांटी थी, जो पैसा बांटा था, इस पर इन्होंने जांच बैठाल दी और जांच बैठालने के बाद जब पता चला कि किसके पास कितना पैसा है तो औलिया से इन्होंने 5 लाख टंका वापस करने के लिए कहा। क्योंकि औलिया ने लिया रहा होगा 5 लाख टंका, तो वापस करने के लिए कहा। लेकिन औलिया पैसा काहे देगा? औलिया ने कहा कि मैंने तो भाई दान कर दिया है। बहाना बना दिया और इस तरह से इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाएगा। यही मनमुटाव सुल्तान और औलिया के बीच जो बढ़ रहा है, आगे चल कर के सुल्तान की मृत्यु का कारण भी बन जाएगा। लगान व्यवस्था की बात करेंगे। आपको पिछले वीडियो में बताया गया, अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत प्रणाली को प्रारंभ किया था।
इससे पहले चलने वाली नस्ल एक कनकूट जो औसत कर निर्धारण प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया था उसने, समाप्त करके मसाहत प्रणाली को लगाया था। मसाहत प्रणाली के तहत लगान ली जाने वाली जो ज़मीन है जिनसे लगान प्राप्त करना उसकी पैमाइश की जाती थी और उसके पश्चात लगान प्राप्त किया जाता था। लेकिन इससे लोग परेशान रहे होंगे, लोगों ने शिकायत की होगी, इस वजह से सुल्तान ने उस व्यवस्था को फिर से पलट दिया, यानी जो पहले से चल रही थी उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया। हिंदुओं के प्रति इसकी जो नीति थी वो पूरी तरह से राजनैतिक थी और राजनैतिक बात की वजह से उसने हिंदुओं के ऊपर कठोर नीति अपनाई थी। क्या कठोर नीति थी आइए देख लेते हैं। उसने अपने अधिकारियों से कहा वो ना तो इतने धनवान बन सके कि विद्रोह करने को तत्पर हो जाएं और ना इतने निर्धन हो जाएं कि कृषि छोड़कर भाग जाएं। आपको बता दें उस समय सुल्तान की मुख्य आय का जो स्रोत हुआ करता था वो खराज हुआ करता था और खराज भू राजस्व हुआ करता था, यानी किसान से प्राप्त होने वाला कर हुआ करता था। सर्वाधिक मात्रा में किसान उस समय हिंदू थे और इस वजह से अगर हिंदू किसानों ने खेती करना बंद कर दिया तो सुल्तान को बहुत बड़ा घाटा लगेगा। इस वजह से वो हिंदू सुल्तानों को खेती करना बंद भी नहीं कराना चाहता था और साथ ही साथ उनको इतना ज़्यादा धनवान भी नहीं बनाना चाहता था कि वो आगे चल कर के विद्रोह कर दें। इस वजह से हिंदुओं के प्रति इसने कठोरता की नीति अपनाई थी। इसके मृत्यु के बारे में बात करते हैं, षड्यंत्र कैसे रचा जाता है और इसकी मृत्यु का कारण क्या होता है आइए बात करते हैं। हमने आपको औलिया के बारे में बताया कि औलिया का सुल्तान से मतभेद चल रहा था। इसी कारण जब बंगाल अभियान में था, सुल्तान बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था, तो औलिया को उन्होंने संदेश भिजवाया कि औलिया मैं आ रहा हूँ यहाँ से, बंगाल में अभी हूँ, बंगाल से आ रहा हूँ दिल्ली की ओर, ठीक है, और मैं अगर तुमने मेरे वहाँ दिल्ली आने से पहले तुमने दिल्ली छोड़ नहीं दी तो मैं तुम्हें बताऊँगा वहाँ पर आकर। इस बात को लेकर के उसने औलिया ने जवाब दिया। इसको क्या जवाब दिया? हुनूस दिल्ली दूरस्ते, हुनूस अभी आप दिल्ली आइए तो अभी दिल्ली बहुत दूर है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हुनूस दिल्ली दूरस्ते किसने कहा है और किसके लिए कहा है। वापस जब आ रहा था सुल्तान तो षड्यंत्र के तहत इसको अफ़गानपुर नामक स्थान में जो दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर था वहाँ पर रोक लिया जाता है और रोक करके एक षड्यंत्र के तहत अहमद अयाज से एक लकड़ी का महल बनवाया गया था और उस लकड़ी के महल में हाथी का नृत्य करवाया जा रहा था। हाथी का धक्का लगने से महल टूटकर गिर जाता है और इस तरह से सुल्तान और उसका छोटा बेटा वहीं पर दम तोड़ देते हैं। इस बात को दो राइटर मानते हैं कि हाँ ये जो घटना है ये जूना खां के षड्यंत्र के द्वारा हुई है। तो इब्न बतूता ऐसा मानता है, बदायूनी भी ऐसा मानता है कि ये उपरोक्त घटना का जिम्मेदार जूना खां था और जूना खां के षड्यंत्र के कारण इसकी मृत्यु हुई है। जबकि बर्नी एक ऐसा राइटर है जो कहता नहीं, सुल्तान की मृत्यु इन दोनों षड्यंत्र की वजह से नहीं हुई है, बिजली के गिरने की वजह से हुई है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीछे साथ ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। किस विद्वान ने सुल्तान की मृत्यु का कारण बिजली का गिरना माना है? तो आप बर्नी बताएंगे। सरहिंदी एक ऐसा राइटर है जो इसको दैवी प्रकोप मानता है कि दैवी प्रकोप से भवन गिर गया है। जबकि इसामी और फरिश्ता दो ऐसे राइटर हैं जिन्होंने माना है कि अप्रत्याशित दुर्घटना है, धोखे से ये गिर गया होगा बिल्डिंग अपने कारणों से और इस वजह से षड्यंत्र नहीं है, उनकी धोखे से मृत्यु हो गई। तो आपको बर्नी, इब्न बतूता और बदायूनी के बारे में ध्यान रखना है, कौन क्या कह रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह से सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और ये जूना खां आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से एक नया शासक बन जाता है, जिसको हम नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।